पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच होने वाले बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 39 जो कि पर्थ स्टेडियम के उस मैदान पर 17 जनवरी को 2:45 पर भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5:15 पर एक डे नाइट T20 मैच के तौर पर जब यह मैच स्टार्ट होगा तो वेदर फोरकास्ट हमको इस मैदान का बताता है कि वहां पर पूरे दिन धूप निकली होगी और शाम को जब यह मैच स्टार्ट होगा उस टाइम पर भी धूप होगी। तो जब पिच के ऊपर पूरी तरह से धूप पड़ती है तो पिच भी काफी हद तक नमी तो रहेगी नहीं, उस पर बैटिंग के लिए काफी बेहतर दिखाई पड़ती है। हालांकि जो पर्थ की पिच है ये अपनी पेसी और साथ ही साथ बाउंसी नेचर की वजह से काफी हद तक मशहूर है, जहां पर हल्की फुल्की ग्रीनरी, अगर घास हल्की फुल्की हरी छोड़ी जाती है तो उसका फायदा शुरुआत में तेज गेंदबाजों को जरूर मिलता है और उसका रिजल्ट जो निकल करके दिखता है वो आगे चल करके हम देखेंगे कि इस सीजन के अंदर जो 4 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं उसमें हुआ क्या। लेकिन उसको अगर आप ओवरऑल देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 विकेटें यहाँ पर तेज गेंदबाजों को तो 23 विकेटें यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मिली है इस सीजन में। जो टोटल 4 मैचेस हुए हैं जो कि दिखाता है कि पेसर्स की इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन स्पिनर्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते रहे हैं। हालांकि पूरा इतिहास अगर आप इस मैदान का देखेंगे तो 45 टोटल मुकाबले जो इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें 21 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 24 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर जीती है, जिसमें निश्चित तौर पर ज्यादातर होता यही है कि बैटिंग सेकंड करने टीमें यहां पर प्रेफर करती हैं, क्योंकि यहां पर शुरुआत में थोड़ी सी हेल्प तेज गेंदबाजों के लिए तो होती है। लेकिन उसी में अगर आप स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें इन 45 मैचेस में तो 150 के नीचे का स्कोर यहां पर 12 बार बना है, जबकि 13 बार 150 से 169 का स्कोर और वहीं पर 14 बार यहां पर 170 से 189 का स्कोर बना है। तो काफी हद तक यहाँ पर आपको 150 से लेकर के या आप कह सकते हैं कि 160 से लेकर के 190 का स्कोर मेजॉरिटी टाइम्स यहाँ पर बनता दिखाई पड़ता है, जो दिखाता है कि पिच बैटिंग के लिए भी काफी बेहतर होती है लेकिन पेसर्स के लिए भी साथ ही साथ और स्पिनर्स के लिए भी साथ ही साथ यहाँ पर ठीक ठाक हेल्प होती है। तो ओवरऑल एक बैलेंस नेचर की पिच यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर इस सीजन के अंदर जो पहला मुकाबला खेला गया वहां पर देखें तो 113 का स्कोर बना था। 11 ओवर का मैच था बारिश से प्रभावित और वहां पर 113 के स्कोर पर 5 विकेटें गिरी थी पहली इनिंग के अंदर 11 ओवर में, जिसको पर्थ स्कॉचर्स ने चेज करते हुए 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर मैच को जीत गया था 117 रन बना करके, जो दिखाता है कि चेजिंग तो यहां पर पहले मैच में हुई। पावर प्ले के दौरान पहली इनिंग में 1 विकेट गिरा और पहली मैच के दौरान ही अगर आप देखें तो पहली इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी 4-4 विकेटें पेस को मिली एक छोटे से मैच में। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 150 का स्कोर यहां पर चेज हुआ 4 विकेट के डिफरेंस से। यहां पर 153 का स्कोर डिफेंड हो गया, काफी बड़े अंतर से सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हो गई, जहां पर बड़ा हाथ रहा था स्पिनर्स का, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में। जहां पर देखें तो 7 विकेटें पहली इनिंग की बैटिंग में स्पिन को मिली तो 4 विकेटें सेकंड इनिंग में स्पिन को मिली और वहीं पर पेसर्स को भी 6 विकेटें सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिली, जो दिखाता है कि उस मैच में खास करके वो पिच ऐसी रही या स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो एडले स्ट्राइकर की टीम ने बैटिंग ऐसी करी कि उन्होंने विकेटें काफी हद तक गंवाई। क्योंकि तीसरे मैच की तरफ अगर आप चलेंगे, चौथे मैच की तरफ, तो वहां पर भी देखेंगे ना तो 127 के स्कोर पर पर्थ की टीम ऑल आउट हो गई और उसके जवाब में मेलबर्न इंडिगेट्स की टीम को भी 130 रन बनाने में ठीक ठाक संघर्ष करना पड़ा। यानी कि अब जैसे से मैच आगे बढ़ के इस 5वें मुकाबले की तरफ इस मैदान पर यह टूर्नामेंट आ चुका है ना, तो बॉलर्स का काफी हद तक डोमिनेशन यहां पर दिखने लगा है। इस मैच में भी अगर आप देखें तो दोनों इनिंग में मिला करके 9 विकेटें पेस को, 4 विकेटें स्पिन को मिली और ओवरऑल इन चारों मैच में 30 विकेटें पेस को, 23 विकेटें स्पिन को मिली। ये आपको मैं पीछे ही बता चुका हूं। इनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो पेसर्स को पहली इनिंग में 14 तो सेकंड इनिंग में 16 विकेटें मिली हैं और स्पिन को 23 में से 13 विकेटें पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में, जो दिखाता है कि काफी हद तक ये माहौल रहेगा कि कोई भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी तो बैटिंग सेकंड करना ही प्रेफर करेगी। बाकी वो जो भी होगा टॉस के बाद हमको पता चल जाएगा। पिच जैसी रहेगी, वेदर उस टाइम पर जैसा रहेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, और अपनी फाइनल टीम तो दूंगा ही, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर इसी वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा, तो क्लिक करके लिंक्स को जाकर के ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की जो मोस्ट प्रोबेबल होगी आज के इस मैच की। चूंकि 9 मैचेस खेल चुकी है पर्थ स्कॉचर्स की टीम, 6 मुकाबले जीती है, 3 हारी है, क्वालिफाई कर गए हैं ये लोग। बस इनको मैचेस अगर ये जीतेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा बेहतर चांसेस होंगे क्वालिफायर या नॉकआउट मैचेस खेलने के। तो उस तरीके से आपको देखें तो ये प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर आपको खेलती हुई दिखाई पड़ सकती है, जो पिछले मैच में भी थी। और उसके बाद इनके बेंच के प्लेयर्स है और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी जहां पर कूपर कॉनली, जाय रिचर्डसन, डेविड पेन, एरन हार्डी, महली बियर्डमैन और लियो खोट ने बॉलिंग करी थी। कौन किस किस ओवर में बॉलिंग करता दिखाई पड़ा, कुल टोटल कितने ओवर करते दिखाई पड़ा। जैसे कूपर कॉनली की ही बात करें तो पहला, 5वां, 10वां और 14वां ओवर किया था, तो उसी तरह से बाकी बॉलर्स के भी उस नंबर ऑफ ओवर को आप देख सकते हैं कि वो उस इनिंग के, उस पर्टिकुलर इनिंग के किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े, पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़े या डेथ ओवर में, वो भी दिखाई पड़ जाएगा। बाकी करियर के आंकड़े पर्थ स्कॉचर्स के प्लेयर्स के वो भी आपके सामने, आप इसको वीडियो को रोक करके ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको महली बियर्डमैन के बारे में जानना है, जो इस बिग बैश के पहले केवल 2 मुकाबले खेले थे, 3 विकेट ले चुके थे, लेकिन फिलहाल ये रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उन युवा गेंदबाजों में है जिनको काफी हाईली रेट किया जाता है। अच्छी पेस है, अच्छी तरीके की स्किल इनके पास बॉलिंग की है, तो बहुत ही
बढ़िया एक ट्रम्प ये होते हैं। बाकी झारी जटसन या बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके भी करियर के आंकड़े आप देखिए, और जो रीसेंट फॉर्म है इस सीजन की परफॉर्मेंस जो है उसको देख करके आप अगर समझने की कोशिश करें कि प्लेयर्स कैसे फॉर्म में हैं, तो वो आपको अब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जहां पर फिन एलन ने पिछले मैच में सेंचुरी लगाई, उसके पहले भी 38, 8, 16, 11, 43, 79 और 16, यानी कि ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कंसिस्टेंसी की कमी है लेकिन परफॉर्म इन्होंने करके दिया है मौकों पर। और बाकी अगर हम बात करें मिचेल मार्श की, तो उन्होंने भी काफी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाए हैं। इवन ये भी एक सेंचुरी, यानी कि इस टीम के अगर हम बात करें तो दोनों ओपनर्स एक एक सेंचुरी इस सीजन में लगा चुके हैं। इसके बाद आते हैं कूपर कॉनोली और एरन हार्डी जैसे दो ऐसे ऑलराउंडर्स जिनकी परफॉर्मेंस भी आपको देखने की जरूरत है नहीं। इनका जो रोल एज ए बैटर और एज ए बॉलर होता है वही मोर देन इनफ है इनको टीम में लेने के लिए, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रही है। इस टीम की तरफ से कप्तान है वस कप्तान के काफी सेफेस्ट ऑप्शन ये दोनों ही हैं, तो सीधा आप इन दोनों को कप्तान है वस कप्तान भी रख सकते हैं। और चूंकि आपने टॉप ऑर्डर से चारों बैटर्स अगर आपने रख लिए हैं, तो टर्नर की, लॉरी इवांस की, निक हॉब्सन की तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो फिन एलन की जहां पर आप एस्टन टर्नर को बिल्कुल लेके जा सकते हैं। इस सीजन में इनके साथ ये देखने को मिला है कि इन्होंने बॉलिंग भी करी है, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, और बैटिंग तो करी भी है। 199 का नाबाद स्कोर भी खड़ा कर चुके हैं। एक्चुअली इस सीजन में 4-5 बार तो नॉट आउट ही लौटे और बहुत अच्छे बैटिंग फॉर्म में है। बॉलिंग करके इन्होंने विकेट भी चटकाई हैं, तो ये एक चेंज आप कर सकते हैं फिन एलन के, जहां पर एस्टन टर्नर को ले जाकर के। बाकी लॉरी इवांस और निक हॉब्सन को आपको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद आती है इनकी बॉलिंग, जहां पर झायरी रिचर्डसन है, डेविड पेन है, माहली बियर्डमैन है, ल्यूक होल्ट है। ल्यूक होल्ट का तो आपने पीछे देखा है, एक लेग स्पिनर के तौर पर 2 ही ओवर किए थे और इनसे ज्यादा ओवर्स कराए भी नहीं जाते, जरूरत भी नहीं पड़ती एक्चुअली, क्योंकि एरन हार्डी ओवर ऑलरेडी है जो 4 ओवर करते हैं। कूपर कॉनोली है, झायरी रिचर्डसन, डेविड पेन, माहली बियर्डमैन जैसे 5 बॉलर तो इनके पास ऑलरेडी हैं। उन्हीं में से किसी बॉलर के ओवर्स मांगे जाते हैं, तो बाकी बचे हुए ओवर्स यहाँ पर ल्यूक होल्ट करते हैं, तो इनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो तीनों के तीनों इनके पास गेंदबाज हैं वो निश्चित तौर पर काफी बढ़िया ऑप्शन है। माहली बियर्डमैन ने तो खास करके पिछले 2 मैचेस में 4 विकेटें ले ली हैं। डेविड पेन ने पिछले 3 मैचेस में 4 विकेटें ली हैं। हालांकि झायरी रिचर्डसन से विकेटें उतनी निकली नहीं है, 3 विकेटें ली हैं 4 मैचेस में, और काफी महंगे भी रहे हैं, तो इनको आप रिस्क लेकर के ड्रॉप जरूर कर सकते हैं। वरना आप निश्चित तौर पर झायरी रिचर्डसन को भी रख सकते हैं, या एक चीज आप और भी कर सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के चारों बैटर अगर आप ना रख करके फिन एलन को ड्रॉप करें, तो ये तीनों बॉलर्स भी आप रख सकते हैं, या झायरी रिचर्डसन को भी हटाइए, फिन एलन को भी हटाइए, टर्नर को लेकर जाइए। ये सारे एक्सचेंजेस आप कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से सेफ खेलना है तो ऊपर के चारों बैटर, नीचे के तीनों बॉलर, ये आपके टीम में होने चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप झायरी रिचर्डसन को अपनी टीम से एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो। यही आपको काफी हद तक सेफ्टी प्रोवाइड भी कराएगा। इसके बाद आकर के आगे हेड टू हेड के भी आंकड़ों से समझने की कोशिश करें कि क्या यहां से हमको कोई आइडिया लगेगा कि किसको ड्रॉप करें। तो फिन एलन बेसिकली एक मैच खेले हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, 6 रन बना करके आउट हो चुके हैं। बाकी मिचेल मार्श के आंकड़े बहुत ही खराब है हेड टू हेड में, केवल 19 का बैटिंग एवरेज, लेकिन कूपर कॉनोली ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। एरन हार्डी भी बहुत ही खराब खेले हैं। टर्नर के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से एक अच्छे कंटेंडर बन जाते हैं फिन एलन की जगह पर। और उसके बाद आते हैं झायरी रिचर्डसन के 12 मैच में 17 विकेटें, तो इनको तो मैं वैसे भी ड्रॉप करने को सजेस्ट उतना करूंगा नहीं। लेकिन डेविड पेन, माहली बियर्डमैन, ल्यूक होल्ट, ये सारे प्लेयर सामने की टीम के खिलाफ खेले नहीं है। जोश इंग्लिश खेले हैं, बाकी इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के देखना पड़ेगा। अगर खेलते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके बाद आकर के वेन्यू पर देखें तो इस मैदान पर अपने होम ग्राउंड पर भी देखें तो फिन एलन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बिलो द एवरेज ही है। बाकी मिचेल मार्श हो गए, कूपर कॉनोली हो गए, एरन हार्डी हो गए, टर्नर हो गए, चारों बेहतरीन खेले हैं, विकेटें भी ली हैं, रन भी बनाए हैं। और उसके बाद झायरी रिचर्डसन के भी 35 मैच 47 विकेटें हैं, लेकिन डेविड पेन के 6 मैच में केवल 7 विकेटें हैं। माहली बियर्डमैन के 4 मैच में 5 मैच 5 विकेटें हैं। तो आप देख सकते हैं वही प्रेफरेंसेस कि आप फिन एलन को ड्रॉप करिए, या तो टर्नर को या तो झायरी रिचर्डसन को रखिए, डेविड पेन और माहली बियर्डमैन को बना करके रखिए, और बाकी तीनों जो ऑलराउंडर्स और मिचेल मार्श के साथ बैटर हैं उनको अपनी टीम में रखिए। इसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें तो फिन एलन टॉम करन पर एक बार आउट हो चुके हैं 6 गेंद पर 12 रन बना करके। वहीं पर मिचेल स्वेप्सन ने मिचेल मार्श को और लेग स्पिनर्स के खिलाफ परेशान एक्चुअली होते भी हैं, 25 गेंद पर 22 रन बना करके एक बार आउट हुए। बाकी कूपर कॉनोली ने भी टॉम करन की 14 गेंद पर 12 रन बना करके एक बार विकेट दिया है। इसके बाद आगे एरन हार्डी, टर्नर और लॉरी इवांस के भी देखेंगे तो आपको बार बार वही या तो टॉम करन या तो मिचेल स्वेप्सन का नाम कॉमन ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें सिडल और मार्कस स्टोनिस ये दोनों भी आ जाते हैं। और मार्कस स्टोनिस तो ऐसे बैटर के तौर पर भी आपकी टीम में रहेंगे और एज ए कैप्टन भी काफी सेफ रहेंगे, तो वो तो बनते भी हैं। इसके बाद वही दूसरी टीम यानी कि मार्कस स्टोनिस की टीम की तरफ आए, इनका प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देखा तो सैम हार्पर, फ्रेजर मैकगर्क ओपन करते हैं, कैम्बेल केलावे हैं,
और बैटिंग ऑर्डर में उसके बाद एक्चुअली कई बार परिवर्तन होता है, जैसे ब्लैक मैकडोनाल्ड कई बार ऊपर आ जाते हैं, कई बार मैक्सवेल ऊपर आ जाते हैं, मार्कस स्टोनिस पीछे चले जाता है। तो जरूरत के हिसाब से बाकी की बैटिंग ऑर्डर इनकी चेंज होती है। बाकी ये इनके 4 फुल फ्लेजेड 4 ओवर के मेन बॉलर जो किस ओवर में बॉलिंग करने आते हैं उसको भी हम देखेंगे। बाकी आप बेंच के प्लेयर्स देख लीजिए और वो नंबर ऑफ ओवर्स कि कौन सा बॉलर कितना करता है। पीटर सिडल ने पिछले मैच एक ही ओवर किया, जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि टॉम करन ने काफी कमाल की बॉलिंग करी थी, 4 ओवर में 4 विकेटें चटकाई थी। 2 ओवर मैक्सवेल ने करे थे, 4 ओवर हैरिस रऊफ ने बहुत बढ़िया 4 ओवर करे थे, विकेट हालांकि नहीं मिला था। मिचेल स्वेप्सन और मार्कस स्टोनिस भी पूरे 4-4 ओवर करते दिखाई पड़े थे। बाकी करियर के आंकड़े कि T20 में क्या एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं ये मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर, वो भी आप यहां से देख लीजिए। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो ये टीम भी 9 मुकाबले खेल करके 6 जीती 3 हारी, क्वालिफाई ये भी कर चुकी है अगले स्टेज के लिए। बाकी देखना पड़ेगा कि अगर आज के इस मैच को ये जीतेंगे तो हो सकता है ये नॉकआउट मैच ना खेल करके क्वालिफायर खेलें। बाकी परफॉर्मेंसेस अगर आप रिसेंट टाइम की देखें तो सैम हार्पर जबरदस्त फॉर्म में रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। हालांकि पिछले मैच में केवल नहीं चले थे, जबकि वहीं पर थॉमस फ्रेजर मैकगर्क जब से ओपन करने आए हैं तब से पिछले 2 मैचेस इन्होंने काफी अच्छे खेले। लेकिन इनको फिर भी मैं एक ट्रम्प ऑप्शन ही मानूंगा जिनको आप रिस्क लेकर के अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। कैम्बेल केलावे उनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। पिछले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग से भी करा दी थी इन्होंने, और एक्चुअली ये बॉलिंग करेंगे नहीं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अगर आप देखें तो मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टॉम करन, हैरिस रऊफ, पीटर सिडल और स्वेप्सन जैसे बहुत ही कमाल के 6 ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इन यही 6 आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, और इन 6 में से मार्कस स्टोनिस को भी, मैक्सवेल को भी, सैम हार्पर को भी, और उसके बाद टॉम करन, हैरिस रऊफ, पीटर सिडल और मिचेल स्वेप्सन को भी आप सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड कर तो सकते हैं। और वैसे भी आपने पर्थ की पिच पर देखा, पिच रिपोर्ट में पीछे की विकेट स्पिनर्स को मिली भी रही हैं, तो स्वेप्सन काफी बढ़िया ट्रम्प रहेंगी। ज्यादातर लोग इनको लेके जाने वाले हैं नहीं, ज्यादातर लोगों की टीम में सिडल, हैरिस रऊफ और टॉम करन होंगे, मार्कस स्टोनिस होंगे और सैम हार्पर होंगे। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, मैक्सवेल को साथ लेकर के ना जाएं और स्वेप्सन को भी लेकर के लोग कंफ्यूज करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि अगर आप रिस्क ले पा रहे हैं तो स्वेप्सन को लेकर के जाइए इन तीनों के तीनों बॉलर्स के साथ। वरना अगर आप थोड़ा सा ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो सैम हार्पर, मार्कस स्टोनिस को रखिए और प्लस मैक्सवेल को रख लीजिए और बाकी तीनों पेसर्स को रख लीजिए। तो 6 प्लेयर तो इधर से भी हो जाते हैं। ऑप्शन आपको कम से कम 7 से 8 यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों टीमें निश्चित तौर पर काफी तगड़ी हैं। फाइनल कॉल क्या रहेगा, कौन हमारी टीम में रहेगा, वो तो निश्चित तौर पर टॉस को देखने के बाद ही समझ में आएगा। फिलहाल तो आप हेड टू हेड के भी आंकड़े देखेंगे ना तो थोड़े नंबर्स एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ियों के। इवन मार्कस स्टोनिस के भी, मैक्सवेल के भी आंकड़े काफी बिलो द एवरेज हैं बेसिकली हेड टू हेड में। बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पीटर सिडल के 11 में 7 विकेट हैं, हैरिस रऊफ के 4 में 5 विकेट हैं, टॉम करन के 5 में 5 विकेट हैं, 10 में 10 विकेट स्वेप्सन के। तो बहुत ही एवरेज नंबर्स हैं। तो इससे तो कम से कम ये समझ में आता है या इंडिकेशन मिलता है कि जो सामने पर्थ स्कॉट्स की टीम है वो हमेशा डोमिनेट करती रही है इन मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स को। बाकी ओवरऑल अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो ये भी काफी एवरेज है। थोड़ी सी बैटिंग में मार्कस स्टोनिस अपर हैंड लेकर के जाते हैं, इवन मैक्सवेल भी। वरना सारे प्लेयर्स के नंबर अगर आप देख लीजिए, कोई भी नंबर उठा करके देख लीजिए, ऐसे हैं ही नहीं कि इनके दम पर आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में रखें। बस जो रीसेंट फॉर्म इस सीजन का रहा है वो काफी हद तक आपको सजेस्ट करेगा कि आप मैक्सवेल को लेकर जाइए। हालांकि वो तो नहीं चले, लेकिन जो उनकी यूटिलिटी है वो बेस्ट होंगे। बाकी मार्कस स्टोनिस को पक्का तौर पर टीम में रखिए, हैरिस रऊफ और साथ ही साथ टॉम करन, ये 4 प्लेयर तो कहीं नहीं जाने वाले। बाकी सैम हार्पर हो गए और साथ ही साथ पीटर सिडल हो गए और मिचेल स्वेप्सन, इन तीनों में से कोई 1 या 2 ऑप्शन आप लेके जा सकते हैं अगर आप पर्थ स्कॉचर्स को फेवर कर रहे हैं। और अगर आप मेलबर्न स्टार को फेवर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन 3 के तीनों ऑप्शन को लेकर के जाइए जो आपको मैंने अभी कुछ नाम लिया, जिसमें से कुछ ट्रम्प हैं, खास करके स्वेप्सन को बाहर करके। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो जैरी रिचर्डसन आपको यहाँ पर बार बार दिखाई पड़ेंगे, कूपर कॉनोली भी दिखाई पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर इन टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स के खिलाफ आज के इस मैच में काफी बढ़िया ऑप्शन जैरी रिचर्डसन रहेंगे। और बाकी हिल्टन कार्टर और मैक्सवेल को भी जैरी रिचर्डसन आउट करते रहे हैं। तो काफी हद तक जो नंबर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि टीम यहाँ पर फेवरेट रहने वाली है पर्थ स्कॉचर्स की, अपने होम ग्राउंड में भी खेलेगी। लेकिन टॉस की भी एक भूमिका रहेगी, वो तो आपको मैं टॉस के बाद बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है। उसके हिसाब से जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है नीचे, वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार।